नमस्कार दोस्तों, मैं निशांत सेनापति आप सभी का मनोबल क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है वर्ण विचार वर्णमाला। दोस्तों, ये टॉपिक हिंदी भाषा का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, और इसका महत्व कितना है मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहता हूं कि जितना महत्व किसी वृक्ष में उसके जड़ का होता है, जितना महत्व किसी वृक्ष में उतने जड़ का होता है, उतना ही महत्व हिंदी भाषा रूपी वृक्ष में वर्ण विचार का है। दोस्तों दोस्तों जब तक आपका वर्ण विचार का कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, तब तक आप ना तो संधि पढ़ सकते हो, ना ही आप वर्तनी बना सकते हो, शुद्ध वर्तनी का चयन कर सकते हो, ना ही आप दूसरे टॉपिक को अच्छे से पढ़ सकते हो। दोस्तों, अभी एक एग्जाम होने वाला है जिसका नाम है समपरीक्षक, जिसमें 100 नंबर का हिंदी आता है। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इस 100 नंबर में से 10 से 12 नंबर का प्रश्न केवल और केवल एक ही टॉपिक वर्ण विचार से आता है। ठीक है, तो समझ सकते हो कि वर्ण विचार का महत्व हिंदी भाषा में कितना है। दोस्तों, हम ये जानते तो हैं कि हिंदी एक साइंटिफिक लैंग्वेज है, एक सिस्टमेटिक लैंग्वेज है, लेकिन जब हम वर्ण विचार के वीडियो को देखेंगे तो हमारा ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि वाकई में हिंदी भाषा एक साइंटिफिक लैंग्वेज है, एक सिस्टमेटिक लैंग्वेज है। दोस्तों, ये कोर्स कौन कौन से एग्जाम के लिए उपयोगी है इसको भी हम जान लेते हैं, क्योंकि इसको जान लेने से के बाद हमारा इस वीडियो को देखने का इंटरेस्ट और भी कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। दोस्तों देखिए, ये कोर्स मैं स्पेशली ज्येष्ठ संपरीक्षक और सहायक संपरीक्षक को ध्यान में रखते हुए बना रहा हूँ, जिसमें 100 नंबर का हिंदी आएगा, और मैं ये हर संभव प्रयास करूंगा कि इस कोर्स को कर लेने से आपका पूरा का पूरा 100 का 100 बन जाए, ऐसा मैं हर संभव प्रयास करूंगा। उसके अलावा देखिए, सीजीपीएससी एसीएफ के लिए कोर्स बहुत ही उपयोगी है। सीजीपीएससी में जितने भी एग्जाम होते हैं जो ऑब्जेक्टिव पैटर्न में होते हैं, जिसमें हिंदी का क्वेश्चन आता है, सभी के लिए ये कोर्स उपयोगी है। व्यापम के जितने भी परीक्षा हो गए, जैसे आप व्यापम देख लो, संयुक्त भर्ती का परीक्षा होता है जिसमें 40 नंबर का हिंदी आता है संयुक्त भर्ती के पेपर में। ठीक है, उसके अलावा मंडल संयोजक का एक पेपर होता है, उसमें 25 नंबर का हिंदी आता है। दोस्तों, व्यापम की परीक्षाओं में हिंदी का महत्व बहुत ही अच्छा रहता है। ठीक है, मंडी निरीक्षक के पेपर में भी हिंदी आएगा, उसके लिए भी कोर्स उपयोगी है। छत्तीसगढ़ पुलिस एसआई का एग्जाम होने वाला है दोस्तों आने वाले समय में, उसमें भी हिंदी का वेटेज अच्छा खासा रहता है, उसके लिए भी कोर्स बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, उसके अलावा देखिए, यूपी पुलिस एसआई का भी अभी वैकेंसी निकला है। यूपी पुलिस एसआई में हिंदी का लेवल काफी हाई रहता है, और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये कोर्स यूपी पुलिस एसआई को भी पूरा कवर कर देगा। बोलने का तात्पर्य यह है कि भारत के कोई भी परीक्षा हो जिसमें हिंदी भाषा से प्रश्न उठता है, जो ऑब्जेक्टिव पैटर्न के हो, सभी एग्जाम के लिए ये कोर्स उपयोगी है। तो चलिए दोस्तों, अब हम हमारे इस नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है वर्ण विचार, वर्णमाला और वर्ण व्यवस्था। ठीक है दोस्तों, इसको वर्ण विचार क्यों कहते हैं, वर्णमाला क्यों कहते हैं, वर्ण व्यवस्था क्यों कहते हैं, अब हम एक एक करके समझते जाते हैं। वर्णों का शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण और शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्राप्त करना वर्ण विचार कहलाता है। मतलब वर्णों का शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण और शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्राप्त करना ही वर्ण विचार कहलाता है। वर्णों के क्रमगत, क्रमगत मतलब होता है एक प्रॉपर सीक्वेंस या व्यवस्थित समूह, व्यवस्थित समूह मतलब एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट को ही वर्णमाला कहते हैं। जैसे शुरुआत हम करते हैं स्वर के साथ। ठीक है, स्वर के साथ, स्वर के बाद होता है व्यंजन, अयुग्मा, पूरा एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है। उसी वर्णों का सिस्टमेटिक अरेंजमेंट को ही हम वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, हिंदी में कुल 52 वर्ण होते हैं, जिनमें 11 स्वर होता है, 2 अयुग्मा होता है। व्यंजनों में देखिए, जो 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं, 4 संघर्षी व्यंजन होते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं और 2 ताड़नजात व्यंजन होते हैं। इन सभी बातों को हम एक एक करके बहुत ही विस्तार में पढ़ने जा रहे हैं, और यहां से क्वेश्चन कहां से पूछ सकता है, उन सभी बातों को भी हम विस्तार पूर्वक देखेंगे। देखिए दोस्तों, ये है हिंदी वर्णमाला। ये है स्वर है, 11 स्वर होते हैं, मैं आपको भी बताया। अयुग्मा होता है जो क्रमशः अनुस्वर और विसर्ग होते हैं। स्पर्श व्यंजन जिनकी संख्या 25 होती है। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, और कुल वर्ण कितने होते हैं, 52 वर्ण। दोस्तों, मैं हर एक वर्ण के बारे में आपको बहुत ही अच्छे से बताने जा रहा हूं, स्वरों के बारे में
पूरे अच्छी से जानकारी दूंगा। स्वर के प्रकार कितने होते हैं, व्यंजनों के प्रकार कितने होते हैं। मतलब बोलने का मतलब ये है कि जहां जहां से क्वेश्चन बन सकता है हम हर एक पहलू को टच करते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए शुरुआत हम करते हैं वर्ण के साथ। वर्ण किसे कहते हैं? देखिए दोस्तों, भाषा, हम पढ़ रहे हैं हिंदी भाषा। हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है दोस्तों? ठीक है, इसको देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये ध्वनि क्या होती है। ध्वनि, देखिए दोस्तों, मैं यदि अ बोला, अ, मैं यदि अ बोला तो ये ध्वनि है। ठीक है, मैं यदि अ बोला तो ये ध्वनि है। यदि इसी अ को मैं लिख देता हूं तो ये वर्ण कहलाता है। समझे ना? मैं अ बोला तो ये एक ध्वनि है, उसी अ को यदि मैं लिख देता हूं तो ये वर्ण कहलाता है। मतलब भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है? ध्वनि होती है। और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण होता है। ठीक है, चलिए वर्ण को देखते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। दोस्तों, यदि आपको प्रश्न पूछ दे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ना तो आपको लिखित दे ना तो आपको मौखिक दे, तो आप हमेशा आंसर क्या लोगे? वर्ण को लोगे। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2015 2005 में। ठीक है, जो जो एग्जाम प्रीवियस ईयर एग्जाम, जो जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछ चुके हैं, मैं सभी को यहाँ लिखते चल रहा हूँ आपके सामने, मतलब आपको बताते चल रहा हूँ ताकि आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, वर्ण ध्वनि से बनता है। वर्ण किससे बनता है? ध्वनि से बनता है। ठीक है, मैं बताया भी आपको कि मैं यदि आ बोलूं तो वो एक ध्वनि है, और उसी आ को अगर मैं लिख देता हूं तो वह वर्ण कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार वर्ण किससे बन रहा है? वर्ण ध्वनि से बन रहा है। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। और उसी ध्वनि का लिखित रूप को हम वर्ण कहते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड ना किया जा सके, मतलब जिसका खंड ना हो। ठीक है, मतलब जैसे मैं यहां लिखा क, ठीक है, क, अब मैं यदि उस क को स्वर रहित कर देता हूं, स्वर को अलग कर देता हूं, तो यहां ये क्या बन गया? यहां ये बन गया वर्ण। मतलब इस का को, स्वर रहित का को अब मैं नहीं तोड़ सकता। ये अंतिम इकाई है ना, मतलब ये सबसे छोटी इकाई है, अब इसको मैं नहीं तोड़ सकता। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसका खंड नहीं हो सकता वो वर्ण कहलाता है। ये वर्ण है। ठीक है, और जितने स्वर होते हैं सारे स्वर वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, वर्ण को ध्वनि चिन्ह भी कहते हैं। मैं आपको बताया भी कि मैं जैसे आ बोला, अगर उसी आ को लिख देता हूं तो वर्ण कहलाता है। इस प्रकार से वर्ण को ध्वनि का चिन्ह भी कहते हैं। लघुत्तम वाग ध्वनि को वर्ण कहते हैं। ठीक है, लघुत्तम वाग ध्वनि को वर्ण कहते हैं। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछ चुके हैं। वर्ण के खंड नहीं होते, हमने अभी देखा कि वर्ण के खंड नहीं होते हैं। प्राथमिक लिखित स्वरूप को वर्ण कहते हैं। ठीक है, प्राथमिक लिखित स्वरूप मतलब भाषा की सबसे छोटी इकाई प्राथमिक लिखित स्वरूप। मैं ये सब चीजें आप लोगों को क्यों दे रहा हूं? क्योंकि सभी क्वेश्चन इस प्रकार के सभी पॉइंट प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछ चुके हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्राथमिक लिखित स्वरूप क्या होता है तो आप कहीं कंफ्यूज ना हो करके मैं यहाँ लिख दिया हूँ। प्राथमिक लिखित स्वरूप वर्ण होते हैं। मूलतः हिंदी में 52 वर्ण होते हैं। ठीक है, वर्णों के उच्चारण समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, एक और चीज यहां पर लिखा हुआ हूं, वर्ण शब्द का अन्य अर्थ है शिव, अक्षर और चित्र। ठीक है, इस चीज को मैं यहां क्यों लिखा हूं? क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछ चुका है। बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2010 में यहां से क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, मान लीजिए आगे चल के कभी क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग कहीं कंफ्यूज ना हो, इसके कारण मैं इसको हर चीज को यहां लिखते हुए चल रहा हूं। देखिए, ये वर्ण का कुछ उदाहरण है। जैसे मैं यहाँ अ लिखा, मैं स्वर रहित क लिखा, स्वर रहित ज लिखा, मतलब इसको अब मैं तोड़ नहीं सकता, इसको मैं तोड़ नहीं सकता। ये वर्ण का उदाहरण है। ध्वनि भाषा की लघुत्तम इकाई है। ठीक है,
ध्वनि भाषा की लघुत्तम इकाई हमने देखा भी, और इसी का लिखित स्वरूप को अपन वर्ण कहते हैं। चलिए एक प्रश्न देखते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई या अंग क्या है। मैं अभी आपको बताया कि यदि मौखिक दिया हो तो आप आंसर क्या लोगे, ध्वनि लोगे, और यदि लिखित दिया हो तो आप क्या आंसर लोगे, वर्ण को आंसर लोगे। और यदि विकल्प में मौखिक भी ना दिया हो, ना ही मौखिक दिया हो, ना ही लिखित दिया हो, तो आप आंसर क्या लोगे, वर्ण का आप आंसर लोगे। दोस्तों जो जो चीज मैं आपको बताते चल रहा हूं, ये पूरा पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा नोट्स के फॉर्म में, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं वर्ण क्या होता है और अक्षर क्या होता है। चलिए अक्षर और वर्ण का अंतर हम समझते हैं। जैसे मैं यहां लिखा क, ठीक है, मैं क लिखा, ये एक अक्षर है, ये क में लिखा, ये एक अक्षर है। इसी क को यदि मैं स्वर रहित कर लेता हूं, तोड़ देता हूं, तो ये क्या बन जाता है, वर्ण बन जाता है, ठीक है। ये क जो लिखा ये एक अक्षर है, इसी क को यदि मैं तोड़ देता हूं तो ये वर्ण बन जाता है, ठीक है। अब इसके बाद ये नहीं टूट सकता क्योंकि ये सबसे छोटी इकाई है, इसके बाद मैं इसको आ को मैं नहीं तोड़ सकता, ठीक है। चलिए वर्ण और अक्षर में अंतर। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसका खंड नहीं किया जा सकता, जबकि अक्षर का खंड किया जा सकता है। हमने देखा उदाहरण में, ठीक है। जैसे क, ये एक अक्षर है क्योंकि क का खंड किया जा सकता है, ठीक है। ये देखिए अभी हमने देखा क, यह एक अक्षर है, इसमें दो वर्ण हैं ना, स्वर रहित क और अ, ठीक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रत्येक वर्ण अक्षर है, लेकिन प्रत्येक अक्षर वर्ण नहीं है। दोस्तों देखिए जितने वर्ण होते हैं, जितने वर्ण होते हैं सभी वर्ण अक्षर होते हैं, ठीक है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, जितने वर्ण होते हैं सभी वर्ण अक्षर होते हैं, लेकिन सभी अक्षर वर्ण नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते, क्योंकि देखिए ये वर्ण नहीं है, ये अक्षर है, क्योंकि इसका टुकड़ा किया जा सकता है। ये वर्ण है, अब इसका टुकड़ा नहीं किया जा सकता, इसीलिए सारे वर्ण होते हैं वो अक्षर होते हैं, लेकिन सभी अक्षर वर्ण नहीं होते। अक्षरों में कुछ शब्दों का प्रयोग भी किया जाता है, लेकिन वर्णों में किसी प्रकार का शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। इसीलिए सारे अक्षर वर्ण नहीं होते। अब हम ये भी देखते हैं, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। अक्षर दो प्रकार के होते हैं। अक्षर कितने प्रकार के होते हैं, अक्षर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बद्धाक्षर और एक होता है मुक्ताक्षर, ठीक है। बद्धाक्षर उसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लोज सिलेबल। मुक्ताक्षर, मुक्त से पता चल रहा है कि फ्री है, फ्री या ओपन सिलेबल, ठीक है। देखिए बद्धाक्षर में अंतिम ध्वनि व्यंजन की होती है, जैसे आप, जैसे आप बोले तो आखिरी में व्यंजन की ध्वनि सुनाई दे रहा है, एक बोले तो अंतिम में व्यंजन की ध्वनि सुनाई दे रहा है, नाम बोले तो अंतिम में व्यंजन की ध्वनि सुनाई दे रहा है। लेकिन मुक्ताक्षर में अंतिम ध्वनि स्वर की होती है। हम ये भी जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो जान लो, जो स्वर जो होते हैं ये स्वतंत्र होते हैं, और व्यंजन जो होते हैं वो स्वर पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। स्वर स्वतंत्र होते हैं इसीलिए मुक्ताक्षर, ठीक है, और व्यंजन डिपेंड होते हैं इसलिए बद्धाक्षर। इसमें अंतिम ध्वनि स्वर की होती है, जैसे जो बोले तो आखिरी में ओ की ध्वनि सुनाई दे रहा है, जो, ठीक है। जा बोले आखिरी में आ की ध्वनि सुनाई दे रहा है, रे बोले आखिरी में ए की ध्वनि सुनाई दे रहा है, ठीक है। तो आपको अभी इतना ध्यान रखना है कि अक्षर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, बद्धाक्षर होता है, मुक्ताक्षर होता है, एक जिसकी अंतिम ध्वनि व्यंजन की होती है, एक की अंतिम ध्वनि स्वर की होती है। बस आपको इतना ध्यान रखना है। चलिए अब हम देखते हैं हिंदी की जो देवनागरी लिपि होती है वो अक्षरात्मक लिपि है, और अंग्रेजी की जो रोमन लिपि होती है वो वर्णात्मक लिपि है। अब ये अक्षरात्मक क्यों है, ये वर्णात्मक क्यों है, इसको अपन देखते हैं। देखिए हम हिंदी में कुछ लिखते हैं तो हम अक्षरों की सहायता से लिखते हैं। जैसे मैं लिखा यहाँ पर राजा, ठीक है, राजा मैं लिख रहा हूं, तो यहां मैं अक्षरों की सहायता से लिख रहा हूं, वर्णों की सहायता से नहीं लिखूंगा। यदि इसी राजा का मैं वर्ण को मैं निकालूं ना, वर्ण विच्छेद यदि करूं तो कैसे होगा, रा धन दीर्घ आ, धन जा, धन दीर्घ आ, ठीक है।
इस प्रकार से ये टूटेगा वर्ण, ठीक है। हम इस प्रकार से लिखते हैं क्या? हम इस प्रकार से नहीं लिखते, हम अक्षरों की सहायता से देवनागरी लिपि को लिखते हैं, ठीक है। वही यदि हम रोमन लिपि की बात करें तो रोमन लिपि में 26 अल्फाबेट्स होते हैं, ठीक है, 26 लेटर्स होते हैं। ये लेटर्स क्या होते हैं? 26, ये वर्ण है, ठीक है, वर्ण है। जैसे मैं हिंदी के जो वर्णमाला को मैं टुकड़ा कर सकता हूं, हिंदी के वर्णमाला को मैं टुकड़ा कर सकता हूं, लेकिन अंग्रेजी का जो अल्फाबेट है, अंग्रेजी के जो 26 लेटर्स हैं, इसको मैं तोड़ नहीं सकता। ये आ को मैं नहीं तोड़ सकता, ये टूटेगा नहीं, ठीक है। तो हम जो अंग्रेजी में लिखते हैं वो वर्णों की सहायता से लिखते हैं। जैसे यहां पर मैं लिखूंगा राजा, ठीक है, ये वर्ण है राजा, इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, रा प्लस ए प्लस जे प्लस ए, इस प्रकार से अपन नहीं लिखते। अपन वर्णों की सहायता से लिखते हैं अंग्रेजी वर्णमाला को, ठीक है, और हिंदी वर्णमाला को हम अक्षरों की सहायता से लिखते हैं। देखिए, हिंदी देवनागरी लिपि अक्षरात्मक लिपि है, ठीक है। मैं आपको बताया जैसे कि मैं राजा लिखा तो हम अक्षरों की सहायता से लिख रहे हैं, हम ऐसे वर्ण की सहायता से हम नहीं लिखते हैं। हम ऐसे कहीं देखे हो कि इस प्रकार से लिखते, ऐसा नहीं लिखते, हम वर्ण को तोड़ते बने हैं समझाने के लिए, लेकिन लिखते हम अक्षरों की सहायता से है। वही यदि हम रोमन लिपि की बात करें, वो वर्णात्मक लिपि है, हम इस प्रकार से लिखते हैं। ये इसमें 26 लेटर्स होते हैं ना, 26 लेटर्स क्या होते हैं? वर्ण होते हैं। हम इस प्रकार से इसमें नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते इस प्रकार से? क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला के टुकड़े नहीं हो सकते, खंड नहीं हो सकते, ठीक है, इसलिए इसको हम वर्णों की सहायता से लिखते हैं। इसीलिए अंग्रेजी रोमन लिपि वर्णात्मक लिपि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? दोस्तों देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अर्थ के आधार पर भाषा की केवल दो इकाई होती है, एक शब्द होता है और एक वाक्य, ठीक है। वर्ण का कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे मैं यहां लिखा क, ठीक है, क लिखा, इसका कोई अर्थ निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। म लिखा, कोई अर्थ निकला क्या? नहीं निकला, ठीक है। और जैसे मैं लिखा ला, इसका कोई अर्थ निकला क्या? नहीं निकला। अगर मैं इसी को जोड़ लूं तो बन जाएगा कमल, ठीक है, इसका अर्थ निकला क्या? हाँ, इसका अर्थ निकला। मतलब शब्दों का अर्थ निकलता है, वर्णों का कोई अर्थ नहीं निकलता, ठीक है। इसीलिए अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? शब्द होते हैं, क्योंकि वर्ण का कोई अर्थ नहीं निकलता है, ठीक है, शब्दों का अर्थ निकलता है, वर्ण का कोई अर्थ नहीं होता है। अर्थ के आधार पर भाषा की कितनी इकाई होती है? मैं आपको बताया कि दो इकाई होती है, दो इकाई होती है, शब्द होता है और वाक्य होता है। अब हम आगे देखते हैं, भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वाक्य होती है। देखिए दोस्तों, मैं जो जो बोलते जा रहा हूं सब अपने आप में इंपॉर्टेंट है, सारे मैक्सिमम चीज प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन से उठाए गए हैं, कुछ भी चीज पूछ सकता है, सब चीज इंपॉर्टेंट है, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भाव या भावार्थ मतलब क्या होता है? जैसे इमोशन, ठीक है, भाव या भावार्थ शब्दों के नहीं निकलते। मैं कमल बोला, कोई इससे कोई इमोशन नहीं निकला, कोई भाव या भावार्थ नहीं निकला, ठीक है। भाव या भावार्थ निकलते हैं वाक्यों के, ठीक है। शब्द के अर्थ निकलते हैं लेकिन भावार्थ नहीं निकलते हैं। भावार्थ निकलते हैं मुहावरे, लोकोक्तियां, पहेलियों के, ठीक है। भावार्थ वाक्यों के निकलते हैं। भाषा का सबसे बड़ा अंग क्या होता है? ये वाक्य होता है। याद रखना दोस्तों, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ चुका है। लोकोक्ति क्या होता है? लोकोक्ति वाक्य होता है, लोगों का कथन। मुहावरे वाक्यांश होता है, ठीक है। ये सभी चीजों को आप ध्यान में रखिए। वर्णों का सार्थक समूह या क्रमबद्ध समूह, देखो, वर्णों का सार्थक समूह या क्रमबद्ध समूह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है, ठीक है। बोलने का मतलब ये है कि जैसे मैं लिखा कमल, ठीक है, वर्णों को ऐसे जमा के लिख देना शब्द नहीं बन जाता। जैसे मैं यहां वर्णों को कुछ भी अगर मैं उल्टा पुल्टा जमा के लिख दूं, जैसे म क ल, तो ये अर्थ का अनर्थ बन जाएगा, ठीक है। बोलने का मतलब ये है कि वर्णों का एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, कि क के बाद म आएगा, म के बाद ला आएगा, तब एक अर्थ दे रहा है, ठीक है, तब ये एक अर्थ दे रहा है। कमल मतलब लोटस, समझ में आ रहा है, ठीक है। मतलब वर्णों का सार्थक या क्रमबद्ध समूह ही वर्ण शब्द कहलाता है। वर्ण को बस लिख देने से शब्द नहीं बन जाता, उसका सार्थक और सिस्टमेटिक समूह ही शब्द कहलाता है। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को पद कहते हैं। देखिए, मैं लिखा कमल, मैं लिखा कमल, ये क्या है? एक शब्द है। अब यदि इसी कमल शब्द का मैं उपयोग वाक्य में कर लूं, जैसे मैं लिख दूं यहां
कि कमल अच्छा लड़का है। ठीक है, कमल अच्छा लड़का है, मैं लिख दिया। ये क्या है? एक वाक्य है। इसी शब्द का यूज मैं वाक्य में कर लूं तो इसी कमल को हम यहां पर पद कहेंगे। ठीक है, यही कमल शब्द इसी वाक्य में एक पद बन जा रहा है। और ये कौन सा पद बन रहा है? यहां पर ये संज्ञा पद बन रहा है। ठीक है, जब शब्द का वाक्य में प्रयोग कर लिया जाता है तो उसी शब्द को हम पद कहते हैं। सार्थक पदों को वाक्य कहते हैं। ठीक है, मतलब सार्थक पदों के समूह को वाक्य कहते हैं। देखिए, मैं कमल अच्छा लड़का है लिखा हूं। ठीक है, मैं कुछ भी अगर उल्टा पुल्टा लिख दूं, जैसे है अच्छा ना, कमल लड़का, तो कोई अर्थ निकलेगा क्या? इससे कोई अर्थ नहीं निकलेगा। बोलने का मतलब ये है कि शब्दों का भी सिस्टमेटिक हम जब तक नहीं जमाएंगे तब तक वाक्य नहीं बन सकता। मतलब वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है, और शब्दों ना, शब्द से पद बनता है। मतलब हम देखिए कि शब्दों का उपयोग जब हम वाक्य में कर लेते हैं तो उसी शब्द को पद बोलते हैं, और पदों का सिस्टमेटिक समूह क्या होता है? वाक्य कहलाता है। चलिए देखिए दोस्तों, मैं एक एक चीज आप लोगों को समझा चुका हूं। देखिए, वर्ण, वर्ण क्या होता है मैं आपको बताया कि जैसे सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। उसी के बाद उसका अक्षर हो जाता है। ठीक है, उसी को अगर हम स्वर सहित कर लें, स्वर मिला दें, तो एक अक्षर बन जाता है। और उसी के बाद यदि हम उसका वर्णों का समूह को अरेंज कर लें तो यहां पर ये क्या बन जाएगा? एक शब्द बन जाएगा। इसी शब्द को यदि हम वाक्य में प्रयोग कर लें तो ये क्या बन जाएगा? पद बन जाएगा। और इसी पदों का सिस्टमेटिक समूह ये क्या बन जाएगा? वाक्य बन जाएगा। ठीक है, और इसी वाक्यों को मिलाकर भाषा का सृजन होता है। ठीक है, ये बढ़ते क्रम में है, आप इसको याद रखेंगे। चलिए अब हम देखते हैं वर्ण के प्रकार के बारे में। दोस्तों, वर्ण के कुल दो प्रकार होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। ठीक है, चलिए अब हम एक एक करके एक एक चीजों को देखते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा भी है कि वर्ण के कुल कितने प्रकार होते हैं? वर्ण के कुल दो प्रकार होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। चलिए अब हम स्वर वर्णों को देखते हैं। देखिए, स्वयं राजन्ते स्वरा अन्वक भवंती व्यंजना में थी। ये स्वर की परिभाषा है। ठीक है, ये स्वर की परिभाषा है जिसका अर्थ होता है कि स्वर स्वतंत्र होते हैं, व्यंजन उस पर आश्रित होता है। ठीक है, और ये स्वर की परिभाषा किसने दी है? ये स्वर की परिभाषा महर्षि पतंजलि जी ने दी है। ठीक है, और यही क्वेश्चन 2 बार एग्जाम में आया भी है। मंडल संयोजक भर्ती परीक्षा एसएमएस 2018, आरआरबी 2006 में 2 बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, स्वर वर्ण वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में कोई गतिरोध उत्पन्न नहीं होता। देखिए दोस्तों, हम जब कुछ बोलते हैं, ठीक है, हम जब कुछ बोलते हैं तो हमारे मुंह से आवाज तो निकलता ही है, आवाज के साथ साथ हवा भी बाहर आता है। और जो आवाज के साथ साथ जो हवा बाहर आता है उसी हवा को हम प्राण वायु कहते हैं। ठीक है, जब हम स्वर वर्णों का उच्चारण करते हैं तो प्राण वायु बिना किसी अवरोध, बिना किसी रुकावट के साथ बाहर निकल जाती है। ठीक है, और स्वर वर्ण वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में कोई गतिरोध उत्पन्न नहीं होता। जैसे आप यदि स्वर वर्णों को लंबे समय तक बोलोगे तो आपको अंतिम में उसी स्वर की ध्वनि सुनाई देगी। जैसे जैसे अगर हम अ वर्ण को अगर लंबे समय तक बोले, जैसे लंबे समय तक अगर हम अ वर्ण को बोलेंगे तो अंतिम में हमको अ वर्ण की ध्वनि सुनाई देगी। ठीक है, यदि मैं ई बोलूंगा ई लंबे समय तक तो आखिरी में हमें को ई की ही ध्वनि सुनाई देगी। उसी प्रकार यदि मैं का बोलूंगा लंबे समय तक का, तो आखिरी में मेरे को अ की ध्वनि सुनाई देगी। इस प्रकार से जितने भी स्वर हैं, ठीक है, वो किसी दूसरे पे निर्भर नहीं है, वो स्वतंत्र हैं। लेकिन जो व्यंजन होते हैं ना, वो स्वरों पे डिपेंड होते हैं। चलिए हम इसको फिर से पढ़ते हैं। स्वर वर्ण वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में कोई गतिरोध मतलब रुकावट उत्पन्न नहीं होती, या जिसके उच्चारण में किसी व्यंजन वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, ऐसे वर्णों को स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक है, देखिए ये सब क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर एग्जाम में।
स्वर वर्ण स्वतंत्र होते हैं। मैं आपको बताया स्वर वर्ण स्वतंत्र होते हैं, मतलब स्वर वर्णों को बोलने के लिए दूसरे वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है, ठीक है। लेकिन व्यंजन वर्ण स्वतंत्र नहीं होते, व्यंजन वर्ण स्वर पे डिपेंड होते हैं। व्यंजन वर्णों को बोलने के लिए स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है, ठीक है। स्वर वर्ण स्वतंत्र होते हैं, इनके उच्चारण में किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती। अब हम स्वर वर्णों के बारे में देखते हैं। हिंदी में स्वर वर्ण कौन कौन से होते हैं देखते हैं। ये है लघु आ, ये है दीर्घ आ, ये लघु ई, दीर्घ ई, लघु उ, दीर्घ उ। उसके बाद ऋषि का री, ए, ओ और औ। हिंदी भाषा में स्वरों की कुल संख्या 11 होती है, ठीक है। हिंदी भाषा में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? 11 होती है। संस्कृत भाषा में स्वरों की संख्या 13 होती है, ठीक है। संस्कृत भाषा में स्वरों की संख्या 13 होती है, लेकिन हिंदी भाषा में 11 होती है, ठीक है। और संस्कृत में स्वर कौन कौन से होते हैं? देखिए, संस्कृत में स्वरों को अच बोला जाता है, अच, ठीक है। और इसकी संख्या कितनी होती है? इसकी संख्या होती है 13। ये 11 हिंदी वाले, 11 ये जो हिंदी वाले, और उसके बाद बड़ा री, दीर्घ री, ठीक है, दीर्घ री और री, ठीक। देखिए, हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या होती है 11। हमने देखा अ आ, ई, उ ऊ, ऋषि का री, ए, ओ औ, ठीक है। हिंदी में कुल स्वर होते हैं 11। ये क्वेश्चन पूछा भी है प्रीवियस ईयर एग्जाम में। और संस्कृत भाषा में अच की संख्या ना, मतलब स्वरों की संख्या कुल 13 होती है। संस्कृत में स्वर को अच कहा जाता है। मूल भाषा, आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है, मूल भाषा के स्वरों की संख्या कितनी होती है? 13। मैं आपको बताया कि 11 हिंदी वाले और दीर्घ री और री मिला के बन गया 13। चलिए दोस्तों, अब हम री के प्रयोग के बारे में देखते हैं। ये जो है ये लघु री है। दीर्घ री ये होता है जिसमें 2 बार हुंडी लगता है, ठीक है। और दीर्घ ही री का प्रयोग हम संस्कृत में करते हैं, हिंदी में नहीं करते हैं। लघु री का प्रयोग हिंदी में करते हैं, लेकिन हिंदी में भी आजकल इसका प्रयोग का एक दायरा हो गया है। संस्कृत में री का प्रयोग होता है, हिंदी में इसका प्रयोग नगण्य हो गया है, मतलब नहीं के बराबर हो गया है। फिर भी एक सीमा के अंदर री का प्रयोग चल रहा है, जैसे ऋग्वेद, ऋषि, ऋण, ऋतंबरा इत्यादि लिखने के लिए, ठीक है। इनमें व्यंजन और स्वरों का योग होता है। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, कहीं क्वेश्चन पूछ सकता है ना। री में व्यंजन और स्वर का योग होता है, ठीक है। और एक चीज और आपको बता दे रहा हूं दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान रखिए कि यदि आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे कि स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है और ऑप्शन में 11 ना दिया रहे, तब की कंडीशन में आप क्या करोगे? यदि ऑप्शन में 11 ना दिया रहे और यदि 13 दिया रहे, तो आप सेकंड जो प्राथमिकता है, द्वितीय प्राथमिकता, आप 13 को लोगे, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसके बाद हमको स्वरों के प्रकार देखना है। देखिए, स्वरों के प्रकार को हम अगले वीडियो में देख लेंगे, क्योंकि यदि हम सारा चीज एक ही वीडियो में पढ़ लेंगे तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। इसीलिए स्वरों के प्रकार को हम इसके बाद की वीडियो में देखते हैं, ठीक है। हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि एक एक स्वरों के बारे में देखेंगे कि क्वेश्चन कहां कहां से बन सकता है। हम सभी चीजों के बारे में बहुत ही विस्तार पूर्वक देखेंगे। दोस्तों, इस कोर्स के बारे में मैं कुछ बेसिक जानकारी आपको मात्र आधा मिनट में देना चाहता हूं। देखिए, इस कोर्स में मैं आपको हर एक वीडियो में आपको वीडियो बना के दूंगा, हर एक टॉपिक का वीडियो बना के दूंगा। उसके बाद उसी वीडियो में मैं जितना भी पढ़ाया रहूंगा उसका नोट्स मैं आपको पीडीएफ के रूप में दे दूंगा। फिर उसके बाद हर एक टॉपिक का मैं टेस्ट लूंगा, ऑनलाइन टेस्ट लूंगा, ठीक है। टेस्ट होने के बाद हर एक क्वेश्चन और आंसर का मैं एक्सप्लेनेशन का वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। उसके बाद उसी एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो में मैं जो पीडीएफ बनाया रहूंगा वो पीडीएफ भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। उसके साथ साथ मैं आप लोगों को 2 ई बुक प्रोवाइड करूंगा। इस ई बुक में प्रीवियस ईयर एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन इस बुक में है, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको चैटिंग ग्रुप भी प्रोवाइड करूंगा। आपको फिर भी यदि कोई डाउट आता है आप चैटिंग के माध्यम से हमसे पूछ सकते हो। और जब हमारा ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम एक किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जुड़कर लाइव डाउट क्लास करेंगे, ठीक है। तो आपका और भी कोई डाउट रहेगा इस लाइव डाउट क्लास के माध्यम से वो आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। दोस्तों, ये कोर्स आपको कहां से प्राप्त होगा? ठीक है, ये कोर्स आपको प्राप्त होगा मनोबल द लर्निंग ऐप, ठीक है। यदि आप इस वीडियो को यूट्यूब में देख रहे हो तो यूट्यूब के
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन को आप जैसे इंस्टॉल करेंगे तो बीच में एक स्टोर का बटन होगा, स्टोर के बटन को आप क्लिक करोगे तो आप हमें हमारे कोर्स तक पहुंच सकते हो। और यदि आपको आज के क्लास का फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हो, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, और ऐप से संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हो। और हमारे इस कोर्स का संपूर्ण कोर्स का पूरा फीस है मात्र 300 रुपए। 300 रुपए में मैं आपको इतनी पूरी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा हूं, ओनली 300 रुपीज। ठीक है, और दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप हमसे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। तो चलिए दोस्तों, आज के क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।